हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बनाएंगे कुछ जर्नल एंट्री जो नॉर्मल नहीं है, जो स्पेशल हैं। स्पेशल का मतलब ये है बेटा कि जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने बहुत ही सिंपल जर्नल एंट्री पर डिस्कस किया था। हमने आपके साथ में जर्नल एंट्री के रूल डिस्कस किए थे कि एक बिजनेस के अंदर जब ट्रांजैक्शन होती है तो ट्रांजैक्शन होती है दो पार्टियों के बीच में, कोई लेन देन होता है तो उसको बिजनेस की बुक्स में कैसे जर्नलाइज किया जाता है, कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, यानी कि बेटे कैसे जर्नल एंट्री बनाई जाती है, जिसमें आपने कुछ सिंपल टाइप की, बिल्कुल सिंपल टाइप की जर्नल एंट्री देखी थी कि व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट। तो इस प्रकार से बेटा हमने कुछ जर्नल एंट्री पे डिस्कस किया था और एक बिल्कुल बेसिक लेवल की बातें की थी। आज हम बेटा उस लेवल से थोड़ा सा ऊपर उठ करके चलेंगे। जाहिर सी बात है, इसके बाद वाला जो लेक्चर होगा उसमें थोड़ी सी और एडवांस लेवल की एंट्री लेकर के आएंगे, तब जाकर के मेरे बच्चे आप हर प्रकार की एंट्री को अच्छे से बना पाएंगे। तो आज बेटा बहुत ध्यान से बात को समझना। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने जो ट्रांजैक्शन डिस्कस की थी वो सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शन डिस्कस की थी बेटे, ठीक है। अगर आप अपने पुराने लेक्चर को एक बार रिवाइज करके देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे बेटा सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शन की बात की थी, जिसमें हमने कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन डिस्कस नहीं की थी जिसमें यानी कि बैंक के थ्रू कोई ट्रांजैक्शन हो रही है, यानी कि कोई पार्टी यानी कि पेमेंट का जो आना और जाना हो रहा है वो यानी कि मनी ट्रांसफर, कार्ड पेमेंट या चेक से पेमेंट, ऐसी कोई बातें डिस्कस नहीं हुई थी। अच्छा, दूसरी बात, हमने बेटा आपको लास्ट लेक्चर में यह बताया था कि ट्रांजैक्शन नॉर्मली हमारी दो प्रकार की है, एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन और एक बेटा कैश ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन हमारी नगद में हो सकती है, ट्रांजैक्शन उधार में हो सकती है। तो बेटे हमने लास्ट लेक्चर में सिर्फ नगद वाली ट्रांजैक्शन की बात की थी कि माल जो है किसी से परचेज किया जा रहा है, किसी को सेल किया जा रहा है, लेकिन उधार में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है। तो मेरे बेटे आज इस लेक्चर में हम लोग कैश की भी बात करेंगे, क्रेडिट की भी बात करेंगे। नगद में माल बेचा जा रहा है, उधार में बेचा जा रहा है, पेमेंट कैश में भी आ रहा है और बैंक के थ्रू भी आ रहा है। कोई पार्टी आपको चेक दे रही है, ठीक है, या आपसे चेक ले रही है। तो मेरे बच्चे अब बड़े ध्यान से चलेंगे। तो इस लेक्चर को आगे बढ़ाने से पहले बेटा स्क्रीन पर जरा देखिए, यहां पर जैसे लिखा है बेटा द गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, गोल्डन रूल। तो बेटे मैंने जो आपको अकाउंट में जो 3 रूल डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर में, उसमें देखिए जैसे पहला रूल बेटा, पहला रूल ध्यान से देखिए। पहला रूल बेटा, व्हाट कम्स इज डेबिट, व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट। जो कुछ मेरे बिजनेस में आया वो डेबिट और जो कुछ भी मेरे बिजनेस से बाहर गया वो क्रेडिट। बेटे एक बात ध्यान से सुनना, मैंने कहा बिजनेस में जो कुछ भी आया, तो कभी ऐसा मत करना भाई, देखो अभी आप नया नया अकाउंट सीख रहे हैं, कभी ऐसा मत कर देना कि आप अपने कंपनी के गेट पर खड़े हुए हैं, आपने देखा आपका एक एम्प्लॉय आ रहा है मिस्टर मोहन, आपने कहा मोहन मेरे बिजनेस में आया, मोहन डेबिट। अरे मोहन क्या कोई ट्रांजैक्शन है भाई? मोहन तो मेरा एम्प्लॉय है, सीधी सी बात है, रोज ऑफिस आएगा, रोज ऑफिस से जाएगा। तो मोहन की जर्नल एंट्री मत बना देना कि मोहन आया डेबिट, शाम को मोहन घर गया, व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट, तो मोहन क्रेडिट। ऐसे मत करने लगना बैठ करके। ट्रांजैक्शन की बात कर रहा हूं, बिजनेस में सेल हो रही है, परचेज हो रही है, बिजनेस में गुड्स आ रहा है, बिजनेस से गुड्स जा रहा है, बिजनेस में कोई एसेट्स खरीदी जा रही है, बिजनेस से कोई एसेट्स बाहर बेची जा रही है। बड़े सारे एक्सपेंस होते हैं, बिल्डिंग का रेंट पे किया जा रहा है, स्टाफ की सैलरी पे की जा रही है, हाँ किसी को कमीशन दिया जा रहा है, किसी से कमीशन लिया जा रहा है, बिल्डिंग का इंश्योरेंस कराया जा रहा है, ऑफिस में चाय पानी के खर्चे हो रहे, कंपनी की कार में डीजल पेट्रोल मोबिल डाला जा रहा है, इसको परचेज किया जा रहा है, ऑफिस का मेंटेनेंस कराया जा रहा है। तो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ द ट्रांजैक्शंस, बहुत प्रकार की बेटा बिजनेस में ट्रांजैक्शन होती हैं। तो बड़े आराम से, तसल्ली से, धीरे 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 सीखते जाइए बेटे। एक एक चीज बहुत अच्छे से आपको सिखाऊंगा, लेकिन हाँ ये तो आप भी समझते हो, किसी एक लेक्चर में
सारी अकाउंटिंग, तो बेटा अकाउंटिंग इतनी छोटी तो है नहीं कोई बच्चा ये सोचे कि सर जी एक लेक्चर में कुछ ऐसा पढ़ा दो कि मैं सारी अकाउंटिंग सीख जाऊं। तो बेटा अकाउंटिंग इतनी सिंपल थोड़ी है कि एक लेक्चर में कंप्लीट हो गया। तो धीरे धीरे मुझे स्टेप लेने पड़ेंगे। जैसे पहला लेक्चर था बिल्कुल बेसिक, आज का लेक्चर थोड़ा स्पेशल, इसके बाद का जो लेक्चर होगा वो एडवांस लेक्चर होगा, एडवांस। तो मैं समझता हूं कि 3 लेक्चर कंप्लीट करने में आप बेसिक अकाउंटिंग बड़े अच्छे से सीख जाओगे बेटा। तो चलिए देखो, तो गोल्डन रूल मेरे बच्चे जो हम लोगों ने डिस्कस किए थे कि व्हाट कम्स इज डेबिट, व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट। जो बिजनेस में आया डेबिट, जो बिजनेस से गया क्रेडिट। उसके बाद बेटे दूसरा रूल, रिसीवर इज डेबिट, रिसीवर जो बंदा रिसीव करता है वो डेबिट, और गिवर इज क्रेडिट जो आपको देगा, जो हमें देगा। तो सीधी सी बात है, तो सामने वाले व्यक्ति को हम क्रेडिट कर देंगे क्योंकि उसका मेरे ऊपर क्रेडिट चढ़ा हुआ है, उसने मुझे कुछ पे किया है। सर क्या पे किया है, अभी देखेंगे बेटा, अभी देखेंगे। इसके बाद बेटे थर्ड रूल है, ऑल एसेट्स एक्सपेंसेस लॉसेस आर डेबिट। ये आप लिख चुके हैं ऑलरेडी, ऑल एसेट्स, ऑल एक्सपेंसेस, ऑल लॉसेस आर डेबिट। तो हमने बेटा वो बताया था आपको कि हमारे बिजनेस में 6 प्रकार की बातें होती हैं। जैसे कैपिटल है, ठीक है, या एसेट्स से शुरू करें, जैसे एसेट्स है, एक्सपेंसेस है, लॉसेस है, इनका नेचर डेबिट होता है। कैपिटल है, इनकम है, लाइबिलिटी है, इनका नेचर क्रेडिट होता है। तो मेरे बेटे यहां पर रूल में भी लिखा है, ऑल एसेट्स, ऑल एक्सपेंसेस, ऑल लॉसेस आर डेबिट, ऑल लाइबिलिटीज, इनकम, प्रॉफिट, गेन आर क्रेडिट। ये सारी चीजें क्रेडिट होती हैं। अच्छा, एक बात ये समझना बेटा कि अब आप जब पहली बार ये बेसिक लेक्चर पढ़ेंगे तो माइंड में बिल्कुल अच्छे से ये बात बिठा लो कि मैं एक एक चीज को बहुत ज्यादा मन से समझने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरे बेटे इधर मैं आपको एक एक चीज डिटेल में समझाऊं तो जितना ज्यादा अच्छे से डिटेल में मेरा पढ़ाना जरूरी है, उससे भी ज्यादा मन लगा करके गहराई से आपके द्वारा पढ़ना भी जरूरी है। अगर आप कंसंट्रेट होकर के एक एक चीज को कंसेप्चुअली सीखने की कोशिश नहीं करोगे कि हाँ कि भाई कि रूल क्या कहता है, ठीक है, रूल क्या कहता है, क्योंकि बेटा ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं कि बस जादू की छड़ी घुमाई और अकाउंट दिमाग में चला गया। हाँ, रूल पे चलिए, रूल पकड़ के चलोगे कभी गलती नहीं होगी। और जैसे धीरे 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 आगे बढ़ते जाओगे अकाउंट माइंड में सेट होता जाएगा और आप महसूस करेंगे कि आपको अकाउंटिंग समझ में आने लगी है बेटे। तो आज मेरे बच्चे हम स्पेशल एंट्री बनाने के लिए कुछ स्पेशल बातें डिस्कस करेंगे आपके साथ। ये हमारे रूल का पार्ट है, इन्हें बेटा आप कहीं पर भी नोट कर सकते हो। जैसे देखो बेटा यहां पर भी ये नोट करके लिखा हुआ है मेरे बच्चे, ये नोट करके लिखा है, देखो क्या लिखा है। नोट नंबर 1 मतलब पहले पॉइंट में क्या लिखा, नेवर कंसीडर, बेटा ध्यान दो, नेवर कंसीडर, कभी भी आप कंसीडर नहीं करेंगे टू सेल्फ, अपने आप को, एट द टाइम ऑफ मेकिंग द जर्नल एंट्री। जैसे बेटा मान लीजिए आप बिजनेसमैन हैं, आप अपने ऊपर एग्जांपल लीजिए, आप एक बिजनेसमैन हैं, आपका बढ़िया मार्केट में बिजनेस है, सपोज करिए आपका मोबाइल आउटलेट है या फर्नीचर हाउस है, अच्छा फर्नीचर हाउस है। उस फर्नीचर हाउस में आप बैठे हुए हैं और बेटा आप पूरे बिजनेस को देख रहे हैं, बिजनेस में ट्रांजैक्शन हो रही है, लोग आ रहे हैं, कोई बेड लेके जा रहा है, कोई चेयर लेके जा रहा है, कोई एलमिरा लेकर के जा रहा है, बेटा सेल हो रही है, सेल हो रही है, ठीक है। हाँ, बड़ा सारा गुड्स आप बाहर से परचेज भी कर रहे हैं और परचेज कर करके आप अपने गोडाउन में माल को स्टोर करते जा रहे हैं। आप सपोज करिए मेरे बच्चे, ध्यान से सुनना, आपने जो है मिस्टर राम को, आपने मिस्टर राम को 2000 रुपए दिए, सपोज करें, मान लीजिए कोई मिस्टर राम आपके पास आए, आपके जानने वाले हैं, कस्टमर हैं या जो भी हैं, उन्होंने आकर के आपसे 2000 रुपए मान लीजिए उधार मांग लिए कि सर मुझे 10,000 रुपीज या जो भी है मुझे आप उधार दे दीजिए। आपने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आपने कहा लो ये 10,000 रुपीज लो, आपने 10,000 रुपए राम को दे दिए। ध्यान से सुनना, व्हाट कम्स इन डेबिट, क्या आया,
सर आया तो कुछ भी नहीं। अच्छा चलो ठीक है, व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट, क्या गया, कैश गया, ठीक है जी, तो कैश क्रेडिट हो जाना चाहिए। व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट। आपने कहा नहीं नहीं सर, इसमें एक रूल हम और लगा सकते हैं। मैंने कहा बेटा क्या। आपने कहा सर एक रूल और भी तो है, रिसीवर इज डेबिट और गिवर इज क्रेडिट। राम ने पैसे हमसे लिए, बेटा आपने ऊपर बेस बनाना, राम ने आपसे पैसे लिए, आपने राम को पैसे दिए, तो पैसे राम ने लिए तो राम रिसीवर हो गया। तो बेटा आपने एंट्री बना दी, रिसीवर इज डेबिट, लो राम डेबिट, और गिवर इज क्रेडिट। पैसे दे कौन रहा है, आप दे रहे हैं, यानी आपने अपने आप को कंसीडर किया, सर मैंने पैसे दिए, तो राम डेबिट टू मैं, लो एंट्री बन गई, राम डेबिट टू मैं। आपने कहा अरे सर ये कैसी एंट्री बन गई, तो बेटा गलत हो गई एंट्री। यानी कि जो बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन अपने आप को बिजनेस का नौकर समझेगा कि हम अपने बिजनेस के सर्वेंट हैं, हम अपने बिजनेस में काम कर रहे हैं, हम अपने बिजनेस में अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो बेटा आप अपने आप को कभी भी रिसीवर या गिवर नहीं मानेंगे। हां, आपके बिजनेस की एक आइडेंटिटी है और सामने उस पार्टी की आइडेंटिटी है। ट्रांजैक्शन उन दोनों के बीच में चल रहा है, ना कि हमारे या आपके और उस थर्ड पार्टी के बीच में ट्रांजैक्शन चल रही है। जो बिजनेस का ऑनर है, जो बिजनेस का ऑनर है, यानी आप अपने बिजनेस के ऑनर हैं, तो आप जर्नल एंट्री बनाते समय कभी भी अपने आप को बेस नहीं बनाएंगे, ना कभी रिसीवर मानेंगे अपने आप को, ना कभी गिवर मानेंगे। अगर आपने ऐसा माना तो एंट्री गलत हो जाएगी। तो बेटा अगर आपने पूछा सर वैसे फिर ये एंट्री क्या बनेगी, मैंने कहा हाँ बेटा ये एंट्री इस तरह से बनेगी कि हमने राम को 10,000 रुपए दिए, तो बेटा रिसीवर इज द डेबिट, ठीक है बेटा, राम डेबिट, ठीक है, राम डेबिट लो, मैंने यहां कर दिया राम डेबिट। और बेटे व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट, हमारे यहां से जा क्या रहा है, कैश जा रहा है, तो राम को हमने 10,000 रुपए दे दिए, तो राम डेबिट टू कैश, लो बेटा ये एंट्री बन गई, राम डेबिट टू कैश, रिसीवर इज द डेबिट। और व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जर्नल एंट्री का कभी पहले रूल के दोनों पॉइंट अप्लाई हो जाएंगे, कभी ऐसा भी होगा पहले रूल का एक पॉइंट अप्लाई हो गया और दूसरे वाले रूल का एक पॉइंट अप्लाई हो गया, उसमें से डेबिट यूज हो गया, इसमें से क्रेडिट यूज हो गया। ये सारे रूल जिसकी जहां जैसी जरूरत पड़ेगी ये मिक्स होकर के यूज होते रहेंगे, मिक्स होकर के यूज होते रहेंगे। हाँ, चेक हम सबसे पहला ही करेंगे। हमने पहला रूल चेक किया, व्हाट कम्स इन डेबिट, राम से क्या आया, नहीं सर राम से कुछ भी नहीं आया, चलो छोड़ो, पहला वाला पॉइंट बेकार हो गया। दूसरे पॉइंट में आए, जैसे व्हाट कम्स इन डेबिट आया तो कुछ भी नहीं, छोड़ दो इसको। व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट, क्या गया, कैश गया, कैश गया, चलो पहले कैश लिख लो, टू कैश, आपने टू कैश लिख लिया। अच्छा टू कैश, अब हमने दूसरे रूल में पहुंचे, दूसरे रूल को जाकर के चेक किया, दूसरे रूल के पहले पॉइंट में क्या लिखा है, रिसीवर इज द डेबिट। अच्छा रिसीवर इज द डेबिट मिल गया मुझे, रिसीवर कौन है, राम रिसीवर है, तो लो भैया राम डेबिट, बन गई एंट्री। क्योंकि हर एंट्री के दो ही पहलू हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट। मुझे डेबिट और क्रेडिट को ढूंढना है कि मैं किसको डेबिट करूं और किसको क्रेडिट करूं। बेटा किसको डेबिट करूं किसको क्रेडिट करूं। अब सुनना, एक छोटा सा लॉजिक और देते हैं बेटा, बीच बीच में लॉजिक भी लेना। मैंने कहा था कि हमारे बिजनेस में 6 बातें हैं, एसेट्स, एक्सपेंस, लॉस। मैंने कहा था बेटा इनका नेचर डेबिट होता है, आपने कहा ठीक है सर डेबिट होता है। अब सपोज करो बेटे आपको कहीं से यह भी मालूम है कि सर जो कैश है, पैसे जो कैश है, बैंक है, बिल्डिंग है, सर ये सब एसेट्स होता है। मैंने कहा हाँ जी एसेट्स होता है। बेटा मैं इसकी लिस्ट प्रोवाइड करूंगा और उस पर भी डिस्कस करूंगा एक लेक्चर में अच्छे से। तो कैश मेरी एसेट्स है, जबकि बेटा एसेट्स है, और मैंने कहा था एसेट्स का नेचर डेबिट होता है, जबकि आप यहां पर देख रहे हैं मैंने तो कैश को क्रेडिट किया हुआ है। आप कहोगे अरे सर ये तो गलत हो गया। बेटा गलत नहीं हो गया, मैंने वहां सिखाया था कि जब जब मेरी एसेट्स बढ़ेगी और एसेट्स का नेचर डेबिट है तो डेबिट को और डेबिट करेंगे तो इंक्रीज होगा, और अगर मेरे को एसेट्स को घटाना है तो उल्टा चलना पड़ेगा, डेबिट वाले को क्रेडिट करना पड़ेगा।
डेबिट वाले को क्रेडिट करना पड़ेगा, उल्टा चलना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं कैश मेरे पास से जा रहा है, अरे एसेट्स आ थोड़ी रही है यार, एसेट्स जा रही है, समाप्त हो रही है, एसेट्स मेरी कम हो रही है, तो मुझे इसको बेटा रिवर्स करना पड़ेगा, रिवर्स। तो डेबिट का क्रेडिट करना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं यहां पर राम डेबिट टू कैश, कैश को मैंने क्रेडिट कर दिया। इस रीजन की वजह से ऐसे भी अकाउंटिंग समझ सकते हो, या बेटा जर्नल एंट्री का जो रूल है याद करने वाला, व्हाट कम्स इन डेबिट, जो आया वो डेबिट, व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट, जो गया वो क्रेडिट। तो आपने बस ये याद कर लिया कि भाई जो जा रहा है उसे क्रेडिट करो, ये अच्छी बात है, आपने याद कर लिया। लेकिन मेरे बेटे मैं ये कहूंगा कि सिर्फ याद नहीं करना है, समझना भी है। मान लीजिए कि बेटा कैश गया, आपने क्रेडिट कर दिया, किसी ने आपसे पूछ लिया एक बात बताओ भाई आपने ये कैश क्रेडिट क्यों किया, आपने कहा वो तो रूल में लिखा है कि जो जाता है उसे क्रेडिट कर देते हैं। तो बेटा आपने एंट्री तो सही बना दी, लेकिन मुझे तो लगता है कि एंट्री का डीपली ज्ञान नहीं है। तो आप सामने वाले बंदे को यह समझाओगे कि देखो भाई जर्नल एंट्री के रूल के मुताबिक व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट, जो जा रहा है उसे क्रेडिट करते हैं, एक तो ये रीजन हो सकता है। और फिर आप उसे ये भी कहो, समझाओगे कि देखो जो हमारी एसेट्स है उसका डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट नेचर होता है, डेबिट नेचर होता है। अगर एसेट्स बढ़ेगी तो डेबिट को और डेबिट करेंगे। यहां पर मेरी एसेट्स घट रही है क्योंकि मैं किसी को पेमेंट कर रहा हूं, पैसा जा रहा है, अरे तो ये तो उल्टा हो रहा है भाई। तो डेबिट नेचर वाले को क्रेडिट करेंगे तो वो रिड्यूस हो जाएगा। तो मेरी एसेट्स यहां पर घट रही है, इस वजह से मैंने इसको रिड्यूस किया है, मतलब निगेटिव किया है, मतलब क्रेडिट किया है। तो बेटा इतनी गहराई से जब अकाउंट सीखोगे तब लगेगा कि हाँ स्टूडेंट ने बहुत अच्छे से पढ़ा है और उसका कंसेप्ट अकाउंट के मामले में परफेक्ट है, हाँ परफेक्ट है। चलो बेटा, तो एक तो आपने ये सीखा पहले पॉइंट में कि जर्नल एंट्री बनाते समय आप अपने आप को कभी भी कंसीडर नहीं करेंगे। दूसरी बात, इफ ट्रांजैक्शन इज साइलेंट, इफ ट्रांजैक्शन इज साइलेंट, अगर बेटा ट्रांजैक्शन साइलेंट है, कंसीडर इट कैश ट्रांजैक्शन, तो बेटा उसको कैश ट्रांजैक्शन माना जाएगा, मतलब नगद की ट्रांजैक्शन माना जाएगा। आपने कहा सर साइलेंट है, मतलब क्या हुआ सर इसका? मैंने कहा बेटा इसका मतलब हुआ, ध्यान से सुनना, अभी हम बड़ी अच्छी वाली एंट्री बनाएंगे। उन एंट्रीज को बनाने के लिए ये नोट हमारे आपके माइंड में सेट होने चाहिए, तभी आप एंट्री समझ पाएंगे आगे जो थोड़ी एडवांस एंट्री आ रही है। तो यहां पर यह होता है बेटा, जैसे मान लीजिए कोई ट्रांजैक्शन आपके सामने आई, आप अपने बिजनेस में बैठ करके अकाउंटिंग कर रहे हैं। सपोज करिए आपके सामने एक ट्रांजैक्शन आई, गुड्स परचेज रुपीज 10,000, 10,000 रुपए का माल खरीदा गया, बस इतना लिखा हुआ है। तो आपने कहा 10,000 रुपए का माल खरीदा गया, अरे भाई कोई ये तो बताओ कि माल नगद में खरीदा गया या उधार में खरीदा गया। अब बेटा ये बताने वाला सपोज कोई नहीं बता रहा आपको। क्वेश्चन में बिल्कुल साइलेंट लिखा, गुड्स परचेज रुपीज 10,000। अब सिंपल सी बात है बेटा, जब गुड्स परचेज किया गया है तो ये तो आप भी समझते हैं कि गुड्स तो बेटा उधार में भी खरीदा जा सकता है और गुड्स तो नगद में भी खरीदा जा सकता है। बट आपकी ट्रांजैक्शन की जो लाइन है वो इस बात को क्लियर नहीं कर रही है कि ट्रांजैक्शन क्रेडिट में हुई है या ट्रांजैक्शन कैश में हुई है। अगर ट्रांजैक्शन साइलेंट है तो वी एज्यूम, हम ये मानेंगे कि माल नगद में खरीदा गया है। इस बात को मेरे बेटे याद रखना, ये टिप्स हैं कि अच्छी जर्नल एंट्री कैसे बनाई जाए, कि अगर ट्रांजैक्शन साइलेंट है तो उसे हमेशा कैश की ट्रांजैक्शन माना जाता है। जैसे लिखा गुड्स सोल्ड, मान लीजिए आपके क्वेश्चन पेपर में कोई ट्रांजैक्शन आ गई, गुड्स सोल्ड रुपीज 5,000, बस इतना लिखा है। अब क्वेश्चन में यह मेंशन नहीं है कि ट्रांजैक्शन क्रेडिट में हुई है या कैश में हुई है, नगद में हुई है, ये लिखा ही नहीं। तो सिंपल सी बात है, फिर हम क्या माने? हम तो ये मानेंगे कि ट्रांजैक्शन उधार में नहीं हुई है, नगद में हुई है। मैं उस हिसाब से एंट्री बना करके चलूंगा जो अभी आपके सामने आने वाली हैं। इन बातों को माइंड में सेट करते जाओ मेरे बेटे। उसके बाद लिखा है, हाँ ये तो मैंने साइलेंट वाली पढ़ाई, जो साइलेंट नहीं होती है उसमें ऐसे लिखा रहता है, गुड्स परचेज रुपीज 5,000 इन कैश,
5,000 रुपए का माल खरीदा इन कैश, कैश में खरीदा। गुड्स परचेज ₹10,000 थ्रू चेक, 5,000 रुपए का 10,000 रुपए का माल खरीदा थ्रू चेक, यानी कि बैंक की एंट्री बनेगी बेटा, क्योंकि चेक हमारा कहां इफेक्ट देता है, बैंक में जाकर के देता है। जर्नल एंट्री में नॉर्मली चेक वर्ड नहीं यूज होता है, क्योंकि चेक अपने आप में क्या है, कुछ भी नहीं है, कागज का टुकड़ा है। लेकिन जब वो बैंक में जाता है तो बैंक में जाकर के वो मेरे बैंक बैलेंस को अप एंड डाउन कर देता है। तो जहां जहां चेक वर्ड यूज होगा वहां हम बैंक शब्द यूज करेंगे, राइट, क्योंकि चेक का काम बैंक में है, वो हमारे बैंक बैलेंस को अफेक्ट करता है। तो बेटे आपने जान लिया ट्रांजैक्शन साइलेंट कैसी होती है और जो साइलेंट नहीं होती है वो कैसी होती है। तो उसमें साफ लिखा रहेगा कि गुड्स परचेज, गुड्स सोल्ड इन कैश, थ्रू चेक, ऐसे लिखा रहेगा। और जहां कुछ भी नहीं लिखा हुआ है वो साइलेंट है, और जहां साइलेंट होगी वहां मैं मान के चलूंगा कि ट्रांजैक्शन नगद में हो रही है, नगद में हो रही है। ठीक है, चलिए बेटे अभी बनाएंगे एंट्री इनकी एक से एक बढ़िया एंट्री। उसके बाद लिखा इफ पार्टी नेम इज गिवन, इफ पार्टी नेम इज गिवन, अगर मेरे बेटे किसी ट्रांजैक्शन में पार्टी का नाम दे दिया, जैसे एक तो ऐसे लिखा रहता है गुड्स सोल्ड ₹10,000, 10,000 रुपए का माल बेचा, अब साइलेंट है। मैंने मान लिया ये ट्रांजैक्शन कैश में हुई, मैं सिंपल एंट्री बना दूंगा गुड्स सोल्ड ₹5,000, 5,000 रुपए का माल बेचा। तो क्या हुआ मेरे बिजनेस में, माल गया पैसे आए। व्हाट कम्स इन डेबिट, क्या आया, पैसे आए। कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, गया क्या, माल नहीं, सेल। लास्ट लेक्चर में बताया था जब जब गुड्स परचेज करेंगे तो गुड्स वर्ड यूज नहीं करेंगे, सिर्फ परचेज। जब सेल करेंगे क्या बेचा, माल बेचा, लेकिन माल के नाम से कोई एंट्री नहीं बनेगी, सेल के नाम से एंट्री बनेगी। तो मेरे बेटे मैंने एंट्री बना दी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, ध्यान से सुनना, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। लेकिन बेटे ट्रांजैक्शन ऐसे भी तो आ सकती है, गुड्स सोल्ड टू राम, राम को माल बेचा। अब बेटा पार्टी का नाम आ गया, पार्टी का नाम आ गया। तो बेटे जैसे ही पार्टी का नाम आएगा तो पार्टी के नाम का मतलब ही होता है, ये इंडिकेशन है कि ट्रांजैक्शन उधार में हुई है, पैसे का आना जाना नहीं हुआ है। हाँ नहीं हुआ, पैसे का आना जाना नहीं हुआ है। ये बेटा 3-4 पॉइंट हैं, इन्हें माइंड में सेट करके बैठाओ कि अगर सपोज करिए कि जैसे ही पार्टी का नाम दिया हुआ है, तो पार्टी का नाम दिया हुआ है तो तुरंत समझ जाओ ट्रांजैक्शन उधार की है, कैश का, बैंक का कोई आना जाना नहीं हुआ है। आप कहोगे सर जी फिर एंट्री कैसे बनेगी। हाँ बेटा अभी सिखाएंगे, अभी तो हम आपको वो केस सिखा रहे हैं कि ऐसा ऐसा अब आपको आगे थोड़ा एडवांस देखने को मिलने वाला है कि ट्रांजैक्शन कैश में भी हो रही है, ट्रांजैक्शन चेक के थ्रू भी हो रही है। लास्ट क्लास में चेक के थ्रू नहीं हो रही थी, कोई उधार की ट्रांजैक्शन नहीं थी। आज हम उधार की ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं कि ट्रांजैक्शन उधार में हो रही है। उन्हें पहचानेंगे कैसे, तो पार्टी का नाम लिखा है गुड्स सोल्ड टू राम, गुड्स सोल्ड टू मोहन, गुड्स परचेज फ्रॉम सोहन, गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन। पार्टी का नाम लिखा है ट्रांजैक्शन में गुड्स परचेज फ्रॉम रिलायंस इंडस्ट्री, गुड्स सोल्ड टू डाबर इंडिया लिमिटेड। पार्टी में तो बेटा कोई भी हो सकता है, कोई ह्यूमन बींग्स हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है, कोई पार्टनरशिप फर्म हो सकती है। हम तो बिजनेस की ट्रांजैक्शन किसी के भी साथ कर सकते हैं, राइट। तो अगर मेरे बेटे पार्टी का नाम दिया हुआ है तो उसे हम उधार की ट्रांजैक्शन मान के चलेंगे और उसके हिसाब से एंट्री बनाएंगे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे एक बात यहीं पर बता दूं, इस बात को बड़े ध्यान से सुनना कि मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप इस प्रकार की कोई मिस्टेक करें। जैसे देखो एक बड़ी सिंपल सी बात बताता हूं, देखो जैसे यहां से देखना, अगर ऐसे लिखा है बेटा, ऐसे लिखा है गुड्स सोल्ड टू राम ₹1,000, राम को 1,000 रुपए का माल बेचा, गुड्स सोल्ड टू राम ₹1,000। बच्चे ने देखा सर पार्टी का नाम दिया है, मैंने कहा यस बेटे,
सर जी ये तो उधार की ट्रांजैक्शन है, पैसे का कोई आना जाना नहीं हो रहा है। मैंने कहा बिल्कुल बेटे उधार की ट्रांजैक्शन है। अब सपोज करिए बेटा फिर एक ट्रांजैक्शन और लिखिए, मान लीजिए ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है, गुड्स सोल्ड टू मोहन, गुड्स सोल्ड टू मोहन रुपीज 5,000 इन कैश। मोहन को 5,000 रुपए का माल बेचा, इन कैश, नगद में बेचा, नगद में बेचा। अब बच्चे ने इस बात पे तो ध्यान ही नहीं दिया, उसने तो ट्रांजैक्शन पे नजर डाली और सीधा दिखा, ओहो पार्टी का नाम दिया है, आलोक सर ने बताया था पार्टी का नाम दिया होता तो ट्रांजैक्शन उधार की होती है। उसने इसको क्रेडिट की ट्रांजैक्शन कंसीडर कर लिया, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। बेटा गलत हो गया। आप कहोगे सर जी कैसे गलत हो गया, आपने ही तो बताया था पार्टी का नाम दिया हो। ठीक है बेटा, पार्टी का नाम दिया होता है तो ट्रांजैक्शन उधार की होती है, लेकिन यार आगे भी तो पढ़ लो, आगे क्या लिखा, 5,000 रुपए का माल बेचा वो भी इन कैश। अरे जब आपकी ट्रांजैक्शन में बिल्कुल साफ साफ लिखा है इन कैश थ्रू चेक, तो बेटा फिर ये उधार की ट्रांजैक्शन कहां है, उधार की ट्रांजैक्शन कहां है। आप कहोगे सर फिर एक बात बताओ पार्टी का नाम क्यों दिया है इसमें। मैंने कहा बेटा पार्टी का नाम दिया है अब आपको कंफ्यूज करने के लिए कि देखें स्टूडेंट क्या लॉजिक लगाता है। तो मेरे बेटे अगर पार्टी के नाम के साथ में वो कैश या बैंक वर्ड यूज कर देते हैं फिर वो कहां रह गई उधार की ट्रांजैक्शन मेरे बेटे, फिर तो वो नगद की ट्रांजैक्शन है। फिर मैं उसके हिसाब से एंट्री बनाऊंगा कि पैसे का आना जाना हुआ है, लेकिन इन कैश और थ्रू चेक ऐसा शब्द यूज नहीं कर रहे हैं। और सिंपली बस ऐसे ही लिखा है, इस वाली एंट्री में सिर्फ ऐसे ही लिखा है गुड्स सोल्ड टू राम रुपीज 1,000, गुड्स सोल्ड टू राम रुपीज 1,000, राम को 1,000 रुपए का माल बेचा। अब यहां कुछ नहीं लिखा, इन कैश थ्रू चेक कुछ नहीं लिखा। ये वाली ट्रांजैक्शन उधार की ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन तो हुई, माल तो सेल हुआ, बट पार्टी पैसे देकर के नहीं गई। तो मेरे बेटे अगर पार्टी का नाम दिया है ट्रांजैक्शन उधार की हो रही है, जब पैसे का आना जाना नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मैं जर्नल एंट्री बनाते समय जहां पैसे लिखे जाते थे, फिर मैं उस जगह जहां पैसे लिखे जाते थे फिर उस जगह मैं पार्टी का नाम लिखूंगा, राम श्याम। हाँ जर्नल एंट्री में फिर बेटा मैं पार्टी का नाम लिखूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे उस पार्टी से पैसे लेने हैं, मेरे पैसे उसके ऊपर चढ़े हुए हैं या उस पार्टी के मेरे ऊपर चढ़े हुए हैं। सिंपल सी बात है बेटा। अगर मान लीजिए कैश या चेक का आना जाना हुआ है तो जर्नल एंट्री में कैश या बैंक का नाम लिखा जाता है। और ट्रांजैक्शन उधार में हुई है, अरे तो किसके साथ उधार में हुई है, किसके साथ? उस पार्टी का नाम जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड किया जाएगा। कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा सर जी? बेटा अभी बताएंगे। वैसे शॉर्टकट में यही समझ लो कि जर्नल एंट्री बनाते समय दिमाग में सोचो कि अगर ये ट्रांजैक्शन नगद में हुई होती तो मैं कैश या बैंक को किस जगह बिठाता, मैं कैश या बैंक को डेबिट करता या क्रेडिट करता। तो जो पोजीशन हमारे कैश या बैंक की होती उसी जगह, मतलब अगर हमारा कैश डेबिट हो रहा है तो पार्टी को भी फिर हम उस जगह पर ला करके डेबिट ही करेंगे, क्योंकि कैश की जगह पर उस पार्टी को बिठा दिया जाएगा। लो भैया पार्टी तुम यहां बैठ जाओ, ठीक है, क्योंकि मुझे उस पार्टी से पैसे या तो लेने हैं या देने हैं। अभी आगे और अच्छी बातें बताएंगे बेटा। इसके बाद लिखा है, बड़ा प्यारा सा पॉइंट है बेटा, ध्यान से सुनना। क्रेडिट परचेज अराइज क्रेडिटर। मेरे बेटे क्रेडिट परचेज, जिन लोगों से माल उधार खरीदा जाता है, जिन लोगों से, मान लीजिए बेटा सपोज करिए आप जो है रिलायंस कंपनी से कुछ माल उधार खरीद के लाते हो। रिलायंस कंपनी हमारी कौन है? सप्लायर है। रिलायंस कंपनी हमें माल सप्लाई करती है, सप्लायर है। ये वाला नाम तो हो सकता है बेटा आपने मार्केट में जरूर कभी सुना हो कि भाई आजकल सप्लायर माल लाने में बहुत देर कर रहा है, ठीक है, सप्लायर ठीक से माल सप्लाई नहीं कर रहा है। तो सप्लायर तो एक नॉर्मल वर्ड है जो हम आम बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं। वैसे
रिलायंस कंपनी को हम कहेंगे क्रेडिटर। क्या कहेंगे बेटा? क्रेडिटर। आपने कहा सर क्रेडिटर क्यों कहोगे? मैंने कहा सिंपल सी बात है बेटा, रिलायंस कंपनी ने हम लोगों को उधार माल बेचा है 1 लाख रुपए का, तो रिलायंस कंपनी का क्रेडिट हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है, जो हमें आगे चल करके उन्हें क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। ये बातें तो नॉर्मली भी आप अपने यार दोस्तों में भी करते हो। किसी दोस्त ने तुम्हारे ऊपर 100 रुपए खर्च कर दिए तो आप कहते हो हाँ यार मेरे को याद है भाई, तेरा 100 रुपए का मेरे ऊपर क्रेडिट है, तेरे 100 रुपए मेरे ऊपर ड्यू हैं, तूने मेरे लिए खर्च किए थे। तो बेटे अगर रिलायंस कंपनी मुझे गुड्स उधार में बेच देती है तो याद रखना, जहां से हम गुड्स उधार में खरीदते हैं तो वो वाली पार्टी हमारे लिए क्रेडिटर मानी जाती है। उसे हम अपनी बुक्स में जर्नल एंट्री बनाते समय क्रेडिटर के नाम से जानते हैं, क्रेडिटर के नाम से जानते हैं। बेटा एक प्यारा सा पॉइंट है, ध्यान से सुनना। अगर मेरे बच्चे मुझे पार्टी का नाम मालूम है, क्या मालूम है? नाम मालूम है कि मैंने राम से गुड्स परचेज किया। अब राम से गुड्स परचेज किया, अरे तो ठीक है यार, जब पार्टी का नाम मालूम है तो नाम लिख दो ना उसका, तो हम राम लिख देंगे, हम क्रेडिटर नहीं लिखेंगे। आपने कहा सर क्रेडिटर नहीं लिखेंगे, मैंने कहा नहीं बेटा, जब पार्टी का नाम मालूम है तो नाम से काम चलाओ, नाम लिख दो, राम से माल खरीदा, राम के नाम से एंट्री बनेगी। और अगर ऐसे लिखा हो बेटा, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, ध्यान से सुनो, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, उधार में माल खरीदा, मैंने आपसे कहा बेटा एंट्री बनाओ, आपने कहा सर उधार में माल खरीदा, ठीक है, अरे सर जी ये तो बताओ किससे खरीदा? पैसे तो आए नहीं, पैसे तो गए नहीं, माल किससे खरीदा? जिससे खरीदा होगा सर जी मैं उसका नाम जर्नल एंट्री में लिख दूंगा। तो सर मुझे बताओ गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, उधार में माल खरीदा, किससे खरीदा? मैंने कहा बेटा ये तो तुम्हारी ट्रांजेक्शन में कहीं लिखा ही नहीं है किससे खरीदा, तो अब मैं क्या कर सकता हूं? तो सिंपल सी बात है, जब पार्टी का नाम नहीं मालूम, जब पार्टी का नाम नहीं मालूम तो सिंपल सी बात है, फिर उस पार्टी को क्या बोलते हैं? क्रेडिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? क्रेडिटर। जो हमें गुड्स सप्लाई करता है वो मेरा सप्लायर है, वो मेरा क्रेडिटर है। नाम मालूम है तो नाम लिखिए, नाम नहीं मालूम है तो जिससे उधार माल खरीदते हैं वो क्रेडिटर होता है बेटा, क्रेडिटर होता है। याद करो इन नामों को। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, सपोज करिए बच्चे, जैसे स्टूडेंट बड़े सारे लोगों के मोबाइल नंबर अपने कॉपी पे रजिस्टर पे लिखते हैं कि हाँ जरूरत पड़ेगी तो भाई इनको हम फोन कर लेंगे। सपोज करिए बच्चे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपके लिए एक पार्टी हूं, सपोज एक पार्टी हूं फॉर एग्जांपल। मान लो बेटा आपको मेरा नाम मालूम है आलोक सर, तो आपने अपने रजिस्टर में मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लिया और मेरे नाम से लिखा आलोक सर, मोबाइल नंबर दिस, ठीक है जी। अगर बेटा आपको मेरा नाम ही नहीं मालूम होता, बड़े सारे बच्चों को नाम ही नहीं मालूम होता कि हाँ कि भाई अकाउंट किससे पढ़ने जा रहे हैं, इकोनॉमिक्स किससे पढ़ने जा रहे हैं, तो सिंपल सी बात है बेटा, अब आपके माइंड में ये बात आई कि यार मेरे को मोबाइल नंबर नोट करना है, तो मोबाइल नंबर नोट कैसे करें, नाम तो मालूम ही नहीं है। तो बेटा अगर मेरा नाम नहीं मालूम है तो फिर मैं कौन हूं? अरे मैं कौन हूं? आप कहोगे सर जी आप टीचर हैं अकाउंट्स के। मैंने कहा हाँ यस, ये मेरी डेजिग्नेशन है, ये मेरी पोस्ट है। तो फिर मेरी पोस्ट को यूज कर लो। तो बच्चा अपनी कॉपी पे ऐसे लिख लेता है अकाउंट्स टीचर, ठीक है, इकोनॉमिक्स मैडम, ऐसे बच्चे लिखते रहते हैं अपनी कॉपियों पे, ठीक है, और मोबाइल नंबर लिख लेंगे। तो मेरे बेटे अगर मैंने राम से माल खरीदा है तो राम का नाम लिखो। अगर राम का नाम ही नहीं मालूम है तो राम की डेजिग्नेशन क्या है, राम की पोस्ट क्या है, राम कौन है? अरे राम सप्लायर है, राम क्रेडिटर है। तो फिर बेटा क्रेडिटर वर्ड यूज करो, क्रेडिटर वर्ड यूज करो। तो याद कर लो, पार्टी का नाम मालूम होगा तो नाम लिखोगे, नाम नहीं मालूम है तो जहां से गुड्स परचेज करते हैं बेटा जी, जहां से गुड्स परचेज करते हैं वो क्रेडिटर है, और हम जिसको माल उधार बेचते हैं, अरे हम भी तो उधार बेचते हैं, तो हमने जिसको माल उधार बेचा है वो डेटर है।
वो कौन है? डेटर है। हाँ यस, वो डेटर है। नाम मालूम है, नाम नोट करिए कि मैंने मोहन को उधार माल बेचा, तो मोहन के नाम से जर्नल एंट्री बनाएंगे। और बेटा अगर हमें मुझे मोहन का नाम ही नहीं मालूम है तो ठीक है, हमने मोहन को गुड्स उधार बेचा है। मोहन हमारे लिए डेटर, हिंदी में बोलते हैं बेटा देनदार। वो मुझे देगा, मेरे पैसे लौटाएगा, वो देनदार है मेरा, यानी कि डेटर है। और जो क्रेडिटर है वो मुझसे पैसे लेगा, हिंदी में बोलते हैं लेनदार। ठीक है, तो चलो ये देनदार लेनदार ना सीखो, ज्यादा अच्छा है। ठीक है, नॉर्मली आप डेटर क्रेडिटर वर्ड यूज करिए। तो बेटा क्रेडिटर लाइबिलिटी है, डेटर एसेट्स है, वहां से पैसे आएंगे और क्रेडिटर को पैसे जाएंगे। तो आपने बेटा बड़ी सिंपल सी दो बातें सीखी। जब ट्रांजैक्शन उधार की होगी तो पार्टी के नाम से एंट्री बनेगी। पार्टी का नाम दिया है तो नाम नोट कर दो, नाम नहीं दिया है तो डेटर या क्रेडिटर वर्ड यूज करेंगे। एज द केस में भी, जैसा भी मामला रहेगा। सर जी मामला कैसा रहेगा? अरे बेटे मामले तो दो ही हैं, या तो सेल होगी या परचेज होगी। देखो जरा बेटा, मैंने लिखा हुआ है, क्या लिखा है? जब क्रेडिट परचेज होगी तो क्रेडिटर वर्ड यूज करेंगे, जब क्रेडिट सेल होगी तो डेटर वर्ड यूज करेंगे। कहानी खत्म। एक पॉइंट और बता देते हैं, बड़ा प्यारा सा। क्या लिखा बेटा? इफ ट्रांजैक्शन इज रिलेटेड टू एक्सपेंस, ध्यान से सुनो, एक्सपेंस। ये पार्टी का नाम लिखना, डेटर लिखना, क्रेडिटर लिखना, ये कब होता है? ये मेरे बेटे, ये सिर्फ और सिर्फ अगर सेल होगी, ठीक है, अगर सेल होगी या परचेज होगी। हमने कोई माल बेचा है, कोई माल खरीदा है, सेल की है, परचेज की है, तभी ये वाले केस जनरेट होते हैं कि वो मेरा सप्लायर है, वो मेरा क्रेडिटर है, वो मेरा डेटर है, वो राम है, वो श्याम है। ये नाम तभी लिखे जाते हैं जब सेल या परचेज की ट्रांजैक्शन हो, और वो भी उधार में हो, उधार में। लेकिन मेरे बेटे अगर हमारे बिजनेस में कोई एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस कस के याद करना, लास्ट पॉइंट है। अगर कोई एक्सपेंस होता है, जैसे बिल्डिंग का रेंट पे किया, एक्सपेंस हुआ, बिल्डिंग को यूज किया, पेमेंट कर दी। ये मत कहना बेटा सर जो आपने गुड्स परचेज किया ये भी तो एक्सपेंस हुआ। हाँ जी ये भी एक्सपेंस है, बट यहां पर क्या होता है, ये 10,000 रुपए गए, उधर से 10,000 रुपए का गुड्स आ गया तो अच्छा लगता है, 10 गए 10 का गुड्स आ गया। बिल्डिंग, आपने बिल्डिंग की सर्विस को यूज किया और उठा करके आपने रेंट दे दिया, तो नॉर्मली ऐसे लगता है कि पैसे जा रहे हैं, आ तो कुछ भी नहीं रहा। स्टाफ से 1 महीने काम कराया, माना कि उसकी हमने सर्विस यूज की, बट प्रैक्टिकली ऐसे आता हुआ कुछ भी नहीं दिखाई देता है। हमने 10,000 रुपए की सैलरी दे दी, खर्च हो गई। तो बेटा ऑफिस का इंश्योरेंस है, बिल्डिंग का रेंट है, बिजली का बिल है, ऑफिस का रिफ्रेशमेंट है, ऑफिस का मेंटेनेंस है, किसी को कमीशन दिया, ये सब क्या है? एक्सपेंस है। हाँ अगर इन्हीं बातों को उल्टा कर दो, किसी से कमीशन मिला, हमने अपनी बिल्डिंग का कुछ हिस्सा किसी और को रेंट पे दे दिया, तो वहां से बेटा मेरे को रेंट मिला। तो यानी कि बात कर रहा हूं मेरे बेटे कि अगर एक्सपेंस या इनकम की कोई एंट्री तुम्हारे सामने आती है, एक्सपेंस, स्टाफ को सैलरी दी, बिल्डिंग रेंट पे किया, इंश्योरेंस पे किया, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, ये एक्सपेंस की एंट्री है, खर्चे की। तो मेरे बेटे जब जब एक्सपेंस की एंट्री आएगी तो जर्नल एंट्री बनाते समय एक्सपेंस का ही नाम लिखा जाता है। जैसे रेंट पे किया तो रेंट के नाम से एंट्री बनेगी, सैलरी पे की तो सैलरी के नाम से एंट्री बनेगी। अगर मेरे बेटे एक्सपेंस की, ध्यान से सुनो, एक्सपेंस की और इनकम की एंट्री के साथ में अगर पार्टी का नाम कभी जोड़ दे तो उस बात का कोई मतलब नहीं है कि जैसे मोहन को सैलरी दी, अरे दी होगी मोहन को सैलरी, मोहन से मेरे को क्या मतलब। हम तो अपनी बुक्स में सैलरी का अकाउंट ओपन करेंगे कि पूरे साल में सैलरी के नाम पर कितने पैसे खर्च हुए। अरे मोहन ने काम किया, अपने पैसे लिए, अपने रास्ता चले गए। हम तो अपनी बुक्स में एक्सपेंस का अकाउंट ओपन करेंगे बेटा। अगर मेरे को कहीं से कमीशन मिला, मोहन ने मुझे कमीशन दिया,
हाँ तो ठीक है, मैंने मोहन के लिए कोई काम किया होगा, मोहन ने कमीशन दे दिया, बात खत्म हो गई। तो मेरे पास इनकम आ रही है, इनकम का नाम क्या है? कमीशन। तो बेटा कमीशन के नाम से एंट्री बनेगी। मोहन का यहां पर कोई मतलब नहीं है। पार्टी का मतलब कहां होता है? जहां सेल या परचेज की ट्रांजैक्शन है, क्योंकि वहां मुझे उस पार्टी से इन फ्यूचर में पैसे लेने हैं या पैसे देने हैं। तो बेटा याद रखने के लिए पार्टी का नाम बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन मैंने किसी को रेंट दिया, मैंने किसी को सैलरी दी, अब वो वापस थोड़ी आएगा, वो एक्सपेंस था, खर्च हो गया, खत्म हो गया। तो पार्टी के नाम को बुक्स में लिखने का कोई मतलब नहीं। क्यों लिख रहे? क्या ये पैसे कभी वापस मिलेंगे? नहीं, पे कर दिए, खत्म हो गए। तो बेटा एक्सपेंस और इनकम की एंट्री है, एक्सपेंस और इनकम की एंट्री है, तो एक्सपेंस और इनकम का नाम ही बुक्स में रिकॉर्ड किया जाएगा। पार्टी का नाम कभी भी रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। तो ये सीखो, पार्टी का नाम कहां रिकॉर्ड किया जाता है, पार्टी का नाम कहां रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। सेल परचेज की ट्रांजैक्शन है तो पार्टी के नाम का महत्व है, इंपॉर्टेंस है। लेकिन एक्सपेंस और इनकम की एंट्री की बात आती है तो पार्टी के नाम का कोई महत्व नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं, हम उन्हें ध्यान में नहीं रखेंगे। तो ये लिखा बेटा, इफ ट्रांजैक्शन इज रिलेटेड टू एक्सपेंस, लॉसेस, इनकम एंड पार्टी नेम इज गिवन इन द ट्रांजैक्शन, और बीच में पार्टी का नाम जोड़ दिया राम श्याम, तो पार्टी नेम, फिर क्या लिखा, देन पार्टी नेम विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री में पार्टी का नाम नहीं लिखेंगे। एंट्री विल बी मेड, एंट्री को बनाया जाएगा इन द नेम ऑफ एक्सपेंस, लॉस और इनकम। उसी एक्सपेंस का नाम लिखा जाएगा कि एक्सपेंस क्या है, रेंट है, सैलरी है, कमीशन है, जो भी आपने एक्सपेंस किया उसका नाम लिखा जाएगा। जिस नाम से आपने इनकम अर्न की, कमीशन मिला कहीं से, तो कमीशन का नाम लिखा जाएगा। किसने दिया इस बात से मतलब नहीं। तो कुल मिलाकर के 3 रूल हैं और ये कुछ हमारे टिप्स हैं, इन पर हम थोड़ा चलेंगे, एंट्रीज बनाएंगे, माइंड सेट होने लगेगा। उसके बाद बेटा फिर जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन आएगी, आपका माइंड खटाक से अपने आप वहां पर स्ट्राइक करेगा जाकर के कि हाँ ये तो एक्सपेंस की एंट्री है, एक्सपेंस के नाम से बनती है। ये तो सेल की एंट्री है। कैश आया? हाँ जी कैश आया, कैश के नाम से एंट्री बनाओ। कैश नहीं आया? नहीं कैश नहीं आया, पार्टी के नाम से एंट्री बनाओ। पार्टी का तो नाम ही नहीं दिया है। अच्छा नाम नहीं दिया पार्टी का, तो वो डेटर या क्रेडिटर वर्ड यूज करेंगे। हाँ, जिसको उधार माल बेचते हैं, जिसको उधार माल बेचते हैं उसे डेटर बोला जाता है, डेटर बोला जाता है। तो बेटा सिंपल रूल है, जाहिर सी बात है 1 दिन 2 दिन लगेगा, तो आराम से पेशेंस के साथ पढ़िए। सबसे बड़ी बात है कि इस रिकॉर्डिंग को आप 1 बार 2 बार 3 बार अच्छे से देखिए, ठीक है, और माइंड में इसको बिठाइए, रटिए मत, ठीक है। फिर एंट्री बनाइए, एंट्री बना करके बेटा फिर उस पर देखो कि रूल सही तरीके से फिट बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। कहीं पर कोई कंफ्यूजन आ रही है, डाउट आ रहा है, ठीक है, तो उसके लिए आप मेरे को कॉल करिए, ठीक है, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है, मैं उस पर आपको प्रॉपर आंसर दूंगा। चलो बेटा, इसके बाद मेरे बच्चे अब हम रूल डिस्कस कर लिए। रूल डिस्कस करने के बाद मेरे बेटे अब हम फटाफट कुछ इसी टाइप की एंट्री डिस्कस करेंगे। तो एंट्री डिस्कस करेंगे, इसके लिए तैयार हो जाइए बेटे। ये आपका कंप्लीट फॉर्मेट है मेरे बेटे, एग्जाम में ऐसे ही फॉर्मेट बना करके दिखाना है। लिखा हुआ है जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री। तो बेटा पहला कॉलम है डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो। बताया था बेटा लेजर फोलियो कि आज तो हम यहां पे जर्नल एंट्री बना रहे हैं, जो भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन हो रही है उसे बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं। परचेज हुई, 1 बार एंट्री बना दी, परचेज हुई, फिर 1 बार एंट्री बना दी, सेल हुई, फिर वहीं पर एक एंट्री बना दी, किसी को रेंट पे किया, फिर वहीं पर एंट्री बना दी, इंश्योरेंस कराया, फिर वहीं पर एंट्री बना दी। तो मतलब मेरे बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन हो रही वो सारी ट्रांजैक्शन एक जगह रिकॉर्ड होती जा रही। अब बेटा ये तो सारी मिक्स हो गई, ये तो मिक्स बैच बन गई। अब मुझे इनको छांट छांट करके अलग करना है बेटा, अलग करना। तो हम बनाएंगे एक सेल अकाउंट। क्या बनाएंगे बेटे? सेल अकाउंट। और यहां से सेल वाली जितनी भी एंट्री होंगी उनको उठा करके सेल्स अकाउंट में रखेंगे।
यहां से सारी परचेज की एंट्री उठाएंगे, उनको परचेज के अकाउंट में बिठाएंगे, टोटल परचेज, तभी तो पता चलेगी पूरे साल में टोटल कितनी परचेज हुई, टोटल कितनी सेल हुई, टोटल कितना रेंट पे किया गया। तो बेटा पहले जब ट्रांजैक्शन होगी तो सारी एंट्री एक जगह बना ली जाती हैं, फिर उनमें से छांट छांट के ढूंढ ढूंढ करके उनको अलग अलग जगह स्थान दिया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं बेटा अकाउंट बनाए जा रहे हैं। और फिर बोलते हैं अकाउंट बनाए जा रहे हैं, या ऐसे कहिए लेजर बनाए जा रहे हैं, ठीक है, लेजर बनाए जा रहे हैं। ये अकाउंटिंग की लैंग्वेज है कि सेल्स अकाउंट, तो यानी कि वो बेटा सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, रेंट अकाउंट, ठीक है, एक्सपेंस का अकाउंट। अब ये सारे अकाउंट बनके तैयार हो गए, तो बेटा एक बढ़िया सी एक बुक होगी, एक रजिस्टर होगा मोटा सा, जिसमें ये सारे अकाउंट बने हुए हैं, और इन जर्नल एंट्रीज को वहां ले जा करके रिकॉर्ड किया जाएगा। तो वो जो रजिस्टर है ना, उस रजिस्टर को हम लेजर बोलेंगे। ये मेरा क्या है, कंपनी का लेजर है। इस लेजर के अंदर मेरे को क्या देखने को मिलेगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अकाउंट्स देखने को मिलेंगे। मेरी कंपनी की टोटल सेल कितनी, टोटल परचेज कितनी, टोटल रेंट कितना पे किया, टोटल सैलरी कितनी पे की, बिजनेस में कभी कोई लॉस हुआ, कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई फायर अकर हुई, मतलब हर बात को एक अकाउंट में जगह दी जाएगी। तो पहले बनती है जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री को उठा करके फिर हम पुटअप करते हैं एक अकाउंट में, कि सारी परचेज एक जगह, सारी सेल दूसरी जगह, सारा रेंट तीसरी जगह, क्योंकि सबको मिक्स नहीं कर सकते हैं, राइट। ये पॉइंट आगे आएगा बेटा, तब मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा। जब मैं जर्नल एंट्री सिखाने के बाद जर्नल एंट्री को लेजर में, अकाउंट में पोस्ट करेंगे, पोस्ट करेंगे का मतलब रिकॉर्ड करेंगे जाकर के बेटा। हाँ, वो वाला पॉइंट जब डिस्कस करेंगे तो अच्छे से बताएंगे। तो अभी बेटा हम जर्नल एंट्री बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो जर्नल एंट्री की बात करते हैं बेटा। अब थोड़ी सी एडवांस एंट्री है, देखो बेटा बड़े अच्छे से चलेंगे। ये रही बेटा तुम्हारी ट्रांजैक्शन, जो हमने आपके लिए बेहतरीन सी ट्रांजैक्शन पहले तैयार करके रखी है। यहां पर बेटे देखो लिखा है मार्च 2020। सपोज करिए बेटा आपका बिजनेस है, फर्नीचर का बिजनेस है, बड़ा सारा फर्नीचर आपने सेल किया, मार्च में आपने बिजनेस स्टार्ट किया, और मार्च में ही आपका बड़ा अच्छा बिजनेस चला। मार्च का महीना है, अप्रैल का है, मई का है, जो भी है, बट एक बिजनेसमैन के मार्च मंथ की ये डिटेल दी हुई है, मार्च मंथ की डिटेल दी हुई है बेटा। क्या लिखा है, 4 मार्च को, 4th मार्च, 6th मार्च, 10th मार्च, 11th मार्च, ऐसे समझते हुए चलना बेटा। तो 4 मार्च, 4th मार्च 2020 को बिजनेस स्टार्ट विद कैश रुपीज 1,50,000। मिस्टर मोहन ने बेटा, मिस्टर मोहन ने एक बिजनेस स्टार्ट किया और 4 मार्च को स्टार्ट किया, 1,50,000 रुपए लगा करके। आप मोहन हैं, मैं मोहन हूं, ऐसे हम लोग कंसीडर करेंगे बेटा। तो चलो अब हम यहां पर एंट्री बना रहे हैं बेटा, ठीक है, एंट्री बना रहे हैं। तो मेरे बच्चे ध्यान से सुनना, बहुत कंसंट्रेशन। और बेटा इस क्वेश्चन को और पहले वाले लेक्चर के क्वेश्चन को 1-2 बार अच्छे से रिवाइज करना, तब बैठेगा माइंड में। तो बेटा हमने डेट वाले कॉलम में यहां लिख दिया, सपोज करिए 4th मार्च 2020, लो मैंने डेट डाल दी। इसके बाद मेरे बेटे बिजनेस स्टार्ट किया, हम कहीं से भी 1.5 लाख रुपए लेकर के आए और अपने बिजनेस में लगा दिए। तो मेरे बिजनेस में क्या आ रहा है, व्हाट कम्स इन डेबिट, क्या आ रहा है, पैसे, यानी कैश आ रहा है बेटा। तो हमने एंट्री बनाई बेटा जी, कैश अकाउंट, ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं A/C, कैश अकाउंट डेबिट। थोड़ा इसके बिल्कुल कैश के एकदम नीचे मिला के नहीं लिखते, हल्का सा आगे बढ़ा करके लिखते हैं, टू कैपिटल। गया कुछ भी नहीं, मतलब कहने का यह है कि हमने बिजनेस में जो पैसे लगाए, तो व्हाट कम्स इन डेबिट, क्या आया, कैश आया, और वो कैश मेरे बिजनेस की क्या बन गया, कैपिटल बन गया। क्या बन गया, कैपिटल बन गया। और बेटा पीछे पढ़ाया था कैपिटल इनकम
लाइबिलिटी, इनका नेचर क्या होता है, क्रेडिट नेचर होता है, क्रेडिट नेचर होता है, इसलिए मैंने इसको क्रेडिट कर दिया। और टू का मतलब क्या है बेटा, क्रेडिट, इसलिए इसके आगे हमें क्रेडिट वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं। और बेटा यहां पर नरेशन में लिखोगे, नरेशन में बीइंग बिजनेस स्टार्ट, बीइंग बिजनेस स्टार्ट। और बेटा इसको लेकर के आपने ऐसे क्लोज कर दिया, राइट। और डेबिट वाली लाइन में, डेबिट वाले कॉलम में अमाउंट लिखिए, क्रेडिट वाले में डैश लगाइए। दूसरी लाइन क्रेडिट की है तो सीधा क्रेडिट वाले में जाइए और यहां जाकर के बेटा 1,50,000 रुपए लिखिए, डेबिट वाले में डैश लगाइए, ठीक है। यानी कि मेरा बिजनेस में डेबिट क्रेडिट बिल्कुल बराबर बराबर बैलेंस चल रहा है, ये बैलेंस होना चाहिए, डेबिट क्रेडिट सेम होने चाहिए बेटा। चलो बच्चे, इसके बाद फिर मेरी दूसरी ट्रांजैक्शन है बेटा, दूसरी ट्रांजैक्शन है, दूसरी ट्रांजैक्शन में लिखा है 6 मार्च की ट्रांजैक्शन है बेटा, और इसमें लिखा है गुड्स परचेज ₹10,000, 10,000 रुपए का माल खरीदा, ठीक है, गुड्स परचेज ₹10,000। अब सोचो बेटा 10 मार्च को, ध्यान से सुनना मेरे बेटे, 10 मार्च को आपने गुड्स परचेज किया है 10,000 रुपीज का। तो अब सोचिए ट्रांजैक्शन साइलेंट है बेटा, इसमें ये बता ही नहीं रहे कि माल नगद खरीदा या उधार खरीदा, साइलेंट है। तो अभी आपको पीछे रूल पढ़ाए थे, जब ट्रांजैक्शन साइलेंट हो तो कैश की ट्रांजैक्शन मानी जाएगी, उधार की नहीं है। अच्छा जी सर, ये क्लियर हो गया, कैश की ट्रांजैक्शन है। अब सोचो गुड्स परचेज किया, व्हाट कम्स इन डेबिट, हमारे बिजनेस में क्या आ रही है, परचेज आ रही है। हमने अपना बिजनेस गुड्स परचेज किया, जिसमें हम डील करते हैं, जिसमें हम बिजनेस करते हैं, उसे परचेज बोलते हैं। तो हमने गुड्स परचेज किया तो व्हाट कम्स इन डेबिट, क्या आ रहा है बेटा, परचेज आ रही, परचेज अकाउंट डेबिट। और व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट, क्या जा रहा है, पैसे जा रहे हैं, पैसे जा रहे हैं। आपने कहा सर ट्रांजैक्शन में तो कहीं नहीं लिखा पैसे जा रहे हैं। मैंने कहा बेटा ट्रांजैक्शन साइलेंट है तो माना जाएगा माल उधार में नहीं नगद में खरीदा गया है। कैश ट्रांजैक्शन है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश की एंट्री बनेगी बेटा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। और यहां पर भी लिखोगे क्या, बीइंग गुड्स परचेज। ये बहुत सिंपल होता है नरेशन लिखना, नरेशन का मतलब बेटा डिटेल लिखना, डिटेल लिखना कि ट्रांजैक्शन क्या है, क्या हुआ है बिजनेस में। तो बेटा डेबिट वाली लाइन में, डेबिट वाले कॉलम में 10,000, क्रेडिट में डैश, और क्रेडिट वाली लाइन में डेबिट में डैश और क्रेडिट वाले कॉलम में 10,000। हो गई बेटा ट्रांजैक्शन। इसके बाद बेटे फिर जल्दी से ऊपर चल के देखते हैं, आगे मेरी ट्रांजैक्शन दी है, आगे ट्रांजैक्शन दी है बेटा, यानी कि 10 मार्च की, जो गुड्स परचेज किया थी वो 6 मार्च की थी। तो 10 मार्च को रेंट पे किया है बेटा 15,000 का, ठीक है, रेंट पे किया 15,000 का। तो चलो मैं यहां पर थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूं, ये 6 मार्च है बेटा, देखिए ये तो 6 मार्च थी, ये बेटा हमारी 10 मार्च की ट्रांजैक्शन है। हमारे बिजनेस में 10 मार्च को रेंट पे किया गया 15,000 का। तो मेरे बेटे रेंट तो एक्सपेंस आ गया, क्या आ गया, एक्सपेंस। मैंने कहा था एक्सपेंस होगा, इनकम होगी, तो एक्सपेंस और इनकम के नाम से ही एंट्री बनेगी। हमारे एक्सपेंस का नाम क्या है सर जी, रेंट है, रेंट पे किया गया। और बेटा याद करो वो जो पीछे जो 6 बातें पढ़ाई थी उसमें कहा था ऑल एसेट्स, ऑल एक्सपेंसेस, ऑल लॉसेस, ये हमेशा डेबिट होते हैं। ये तो जर्नल एंट्री का रूल हो गया। और वो जो 6 पॉइंट पढ़ाए थे उन 6 पॉइंट में भी ये बोला था कि एसेट्स, एक्सपेंस और लॉस, इनका नेचर डेबिट होता है। तो इसका मतलब है बेटे मेरे को रेंट यहां पर डेबिट करना पड़ेगा। यहां पर वो वाला रूल नहीं लगेगा कि व्हाट कम्स इन डेबिट। अगर बेटा हर जगह वो वाला रूल ही अप्लाई हो
तो फिर दूसरे और तीसरे रूल को बनाने की जरूरत ही नहीं होती। सिंपल सी बात है कि यानी कि हर जगह सेम रूल अप्लाई नहीं होगा। किसी किसी ट्रांजैक्शन पे फर्स्ट रूल अप्लाई होगा, किसी ट्रांजैक्शन पे सेकंड रूल अप्लाई होगा, किसी ट्रांजैक्शन पे थर्ड रूल अप्लाई होगा। तो बेटा रेंट हमारा एक्सपेंस है और एक्सपेंस को हमेशा डेबिट किया जाता है, तो एंट्री बन गई रेंट अकाउंट डेबिट। अब आपने अपनी बिल्डिंग का रेंट पे किया तो सीधी सी बात है आपने कैश दिया होगा, तो टू कैश। अगर बेटा यहां ये लिखा होता कि रेंट पे किया गया चेक से, तो बेटा फिर यहां कैश नहीं लिखता, फिर यहां बैंक लिखता, क्योंकि चेक का मतलब बैंक होता है। और यहां पर लिखूंगा बेटा बीइंग रेंट पेड, बीइंग रेंट पेड, किराया दिया गया, किराया दिया गया मेरे बेटे। इसको यहां ले जाके मिला देना है। कितना पे किया है बेटा? 15,000 रुपए। अब तो समझ गए होगे बेटा, देखो ये मैंने थोड़ा ऊपर लिख दिया, थोड़ा नीचे लिखेंगे, क्योंकि बिल्कुल डेबिट वाली लाइन में लिखेंगे और क्रेडिट वाला अमाउंट बिल्कुल क्रेडिट वाली लाइन में लिखेंगे। रेंट मेरा खर्चा हो गया तो खर्चे के नाम से रिकॉर्ड कर दिए, और खर्चे के चक्कर में मेरे बिजनेस से क्या गया? पैसा गया। कितना गया? 15,000 गया। तो हमने कहा था बिजनेस में आना जाना, ठीक है। आया क्या? वैसे तो कुछ नहीं आया, लेकिन रेंट के रूप में, रेंट के रूप में बिल्डिंग की सर्विस तो आई, तो रेंट अकाउंट डेबिट। उसके चक्कर में गया क्या? कैश गया, टू कैश। चलो बेटा, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए जरा, हमारी इसके 10 मार्च के बाद हमारी कौन सी ट्रांजैक्शन है? 10 मार्च के बाद ट्रांजैक्शन है बेटा सैलरी पेड टू स्टाफ ₹60,000। बेटा स्टाफ को सैलरी पे की है, स्टाफ को सैलरी पे की है। तो बेटा हमने यहां पर देखो, अब देखो सैलरी पे की, सिंपल सी बात है, सैलरी क्या है? एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस के नाम से एंट्री बनेगी। यहां स्टाफ स्टाफ कुछ नहीं लिखना है, सैलरी मेरा खर्चा है, सैलरी अकाउंट डेबिट। और इसके चक्कर में क्या गया हमारे यहां से? कैश गया, क्योंकि साइलेंट है तो हम कैश लिख देंगे। अगर वो मेंशन कर देता कि सबको, सबके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए गए, सबको चेक दिए गए, तो फिर बेटा यहां पर बैंक लिखता, फिर बैंक लिखता, तो टू कैश, टू कैश। और यहां लिख दिया नरेशन में बीइंग सैलरी पेड टू स्टाफ, स्टाफ को सैलरी पे की गई हमारे बिजनेस में। इसको बेटा ट्रांजैक्शन को क्लोज करो। हर ट्रांजैक्शन अलग अलग रहेगी। अमाउंट कितना था ये देख लेते हैं बेटे, अमाउंट कितना था और डेट क्या थी। स्टाफ को सैलरी दी गई थी बेटा 11 मार्च को, और 60,000 रुपीज का अमाउंट है। 11 मार्च को 60,000। चलो जी, ये बेटा 11 मार्च की, ठीक है। और अमाउंट है बेटे डेबिट वाले कॉलम में 60, और क्रेडिट वाली लाइन में आकर के, क्रेडिट वाली लाइन में आकर के, क्रेडिट वाले कॉलम में, क्रेडिट वाली लाइन में आओ, क्रेडिट वाला कॉलम यहां मैच करो आकर के। अच्छा, इसके बाद बेटे 11 मार्च के बाद अब आगे बढ़ते हैं। आगे डेट आ गई 15 मार्च को, फिर लिखा सैलरी पेड, सैलरी पेड टू मोहन। अब सैलरी पेड टू मोहन, तो बेटा यहां पर मोहन को सैलरी दी गई, पार्टी का नाम दिया है। तो हमने आपको सिखाया पार्टी का नाम दिया हो तो पार्टी का नाम लिखा जाएगा, लेकिन यह भी तो बताया है कि पार्टी के नाम का इंपॉर्टेंस कहां है? जहां सेल हो, जहां परचेज हो। बेटा यहां सेल परचेज थोड़ी है, यहां तो एक्सपेंस है। और मैंने कहा था जब एक्सपेंस और इनकम की बात होगी तो पार्टी के नाम का कोई मतलब नहीं है। तो हम यहां पर बेटा मोहन का कुछ नहीं करेंगे, मोहन से कोई मतलब नहीं। हमारी कंपनी में सैलरी का अकाउंट ओपन होगा कि सैलरी कितनी दी गई है। तो बेटा यहां पर हमने लिखा
फिर से लिखा मैंने, सैलरी अकाउंट, यहां लिखता हूं बेटा सैलरी अकाउंट डेबिट, और टू कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। नरेशन में लिखा बीइंग सैलरी पेड, हाँ यहां डिटेल है, डिटेल में लिख दो सैलरी पेड टू मोहन, यहां कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये तो डिटेल है कि भाई कि ट्रांजैक्शन क्या हुई वो लिख दिया, लेकिन डेबिट क्रेडिट में मोहन का नाम लाने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा ये अमाउंट था बेटा 7000, यहां 7000 लिखा, इसमें 7000 लिखा। आप ये कहोगे बेटा सर, बेटा आप ये कहोगे कि सर जी ये तो दोनों एंट्री बिल्कुल सेम बन गई, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, हाँ जी सेम बन गई। मैंने ये सेम एंट्री आपके लिए ही तैयार की, एक ट्रांजैक्शन में मैंने पार्टी का नाम नहीं लिखा और एक ट्रांजैक्शन में मैंने पार्टी का नाम लिखा, यह दिखाने के लिए कि बेटा देखो ट्रांजैक्शन में पार्टी का नाम नहीं लिखा है, बड़ी अच्छी बात है, कंफ्यूजन का कोई रास्ता ही नहीं है, सिर्फ सैलरी लिखी है, आप सैलरी के नाम से एंट्री बनाओगे। लेकिन जहां सैलरी भी लिखा है और साथ में मोहन भी लिखा है, यहां बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। सर जैसे होता ना, मान लीजिए बेटा कहीं जाने का एक रास्ता है, आप एक रास्ते पे चलते चले जा रहे हैं, कोई कंफ्यूजन ही नहीं, लेकिन आगे जाकर के दो रास्ते आ गए, अब आप खड़े होकर के सोचने लगे कि यार मैं इधर को जाऊं या इधर को जाऊं, कंफ्यूजन। तो बेटा मैंने पहली वाली जो एंट्री दी उसमें लिखा सैलरी पेड टू स्टाफ, किसी का कोई नाम वाम नहीं, बच्चे के पास कोई कंफ्यूजन नहीं, उठाएगा सीधा सैलरी के नाम से एंट्री बना देगा क्योंकि उसे और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन जहां मैंने लिख दिया सैलरी पेड टू मोहन, अब वो सोचेगा यार मोहन का नाम लिखूं कि सैलरी का नाम लिखूं, कंफ्यूज। लेकिन जो स्मार्ट स्टूडेंट है वो कंफ्यूज नहीं होगा क्योंकि उसने रूल याद किए हुए हैं, उसे मालूम है कि जब जब एक्सपेंस की एंट्री होती है या इनकम की एंट्री होती है तो पार्टी के नाम का कोई मतलब नहीं है, मोहन से कोई लेना देना नहीं, वो सीधी एंट्री बनाएगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो याद रखिए बेटे, याद रखिए। अच्छा ये डेट कितनी थी अभी देखते हैं। अब बेटा चलते हैं, ये वाली डेट थी 15 मार्च और 15 के बाद आ गई 17, 17 मार्च को लिखा गुड्स सोल्ड, बेटा यहां पर लिखा है गुड्स सोल्ड टू सोहन रुपीज, गुड्स सोल्ड टू सोहन रुपीज 8000, 8000 रुपए का माल बेचा है बेटा, ठीक है 8000 रुपए का माल बेचा। अगर मैं इसी में, अगर मैं बेटा इसी में थोड़ा सा ये ऐड कर दूं, गुड्स सोल्ड टू सोहन रुपीज 8000 ऐड कर देता हूं थ्रू चेक, थ्रू चेक, तो लिखा गुड्स सोल्ड टू सोहन रुपीज 8000 थ्रू चेक, चेक से माल बेचा है। अब सोचो जरा, तो अब मेरे बेटे व्हाट कम्स इन डेबिट, ध्यान दो व्हाट कम्स इन डेबिट क्या आ रहा है, सिंपल सी बात है बेटे, माल बेचा है तो पैसे आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, जा क्या रहा है, सेल जा रही है, और पैसे भी किस रूप में आ रहे हैं, पैसे भी आ रहे हैं चेक की फॉर्म में, यानी बैंक, यानी कि बैंक। तो बेटा ये हमारी 17 मार्च की ट्रांजैक्शन है, गुड्स सोल्ड टू सोहन, ठीक है गुड्स सोल्ड टू सोहन थ्रू चेक, चेक से माल बेचा है, मतलब ट्रांजैक्शन साइलेंट नहीं है, ट्रांजैक्शन एकदम क्लियर है, साफ दिखाई दे रहा है। तो ये थी 15 मार्च की ट्रांजैक्शन और ये है बेटे हमारी 17 मार्च की ट्रांजैक्शन, ठीक है 2020 की। तो हमने सोहन को माल बेचा। अब बेटा सोहन के माल नाम से हमें कोई लेना देना नहीं। सर क्यों नहीं लेना देना? मैंने कहा बेटा पार्टी का नाम तो तब लिखते थे ना जब ट्रांजैक्शन उधार की होती थी, यहां उधार की थोड़ी है, लिखा है ट्रांजैक्शन में चेक से माल बेचा। तो व्हाट कम्स इन डेबिट, मेरे पास क्या आया, बैंक आया बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि जो सोहन से चेक मिला है
वो चेक पॉकेट में रखोगे तो पॉकेट में रखते ही कैश थोड़ी आ जाएगा, वो चेक बैंक में जाकर के जमा कराओगे तो बैंक में पैसे आएंगे। तो मेरा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट। और व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट, क्या जा रहा है, सेल जा रही है, टू सेल, बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड। इसके आगे बेटा आप देखो कुछ बच्चे इतना ही लिख के छोड़ देंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड। कोई बच्चा पूरी लाइन लिखेगा, बीइंग गुड्स सोल्ड थ्रू चेक, चेक से माल बेचा। बहुत अच्छा है, नरेशन है, इसमें ऐसा कुछ नहीं कि थोड़ा नरेशन छोटा रह गया बड़ा रह गया, ठीक है, जितना आप स्मार्टली लिख सकते हैं उतना लिखिए। तो बेटा हमने ये गुड्स बेचा हुआ है 8000 का, ये 8000 यहां आ गए, 8000 यहां आ गए। अब देखो मेरे बच्चे, अब देखना ध्यान से, इसके बाद मेरी ट्रांजैक्शन 17 के बाद आई, 17 के बाद आई गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट ₹5000। ट्रांजैक्शन में ये लिख दिया, ट्रांजैक्शन में ये लिख दिया कि गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, उधार में माल बेचा, साफ लिखा उधार में माल बेचा, और 5000 का बेचा। लेकिन बेटा यहां पर यह नहीं लिखा है कि उधार में माल बेचा किसे है, अरे राम को बेचा, श्याम को बेचा। तो बेटा जिसका भी नाम लिखा होता मैं उस पार्टी का नाम लिख देता, लेकिन पार्टी का तो नाम ही नहीं बताया। तो अभी मैंने बताया था कि मेरा नाम मालूम होगा तो बेटा मेरा नाम लोगे, और मेरा नाम नहीं मालूम है तो फिर मेरी पोस्ट यूज करोगे। मैं कौन हूं, मैं टीचर हूं, मैं अकाउंट्स का टीचर हूं। तो मेरे बच्चे जब पार्टी का नाम नहीं मालूम है तो जिसको माल उधार बेचते हैं, याद करिए, उसे डेटर बोलते हैं, जिससे उधार खरीदते हैं उसे क्रेडिटर बोलते हैं। समझे बात को? तो मैंने उधार में माल बेचा, ठीक है, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। तो जरा सोचो बेटे, व्हाट कम्स इन डेबिट, क्या आ रहा है? सर पैसे आने चाहिए थे, पैसे तो आ ही नहीं रहे। मैंने कहा हाँ बेटे पैसे तो नहीं आ रहे। व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट, क्या जा रहा, सेल जा रही। तो चलो एक काम करो, जरा सेल को लिख लो पहले, ऐसे लिख देता हूं, टू सेल, टू सेल। अब बेटा डेबिट वाली लाइन तो खाली पड़ी है, तो डेबिट वाली लाइन को तो मैं आपको दो तरह से समझा दूंगा। मैंने कहा जिसको उधार माल बेचा वो कौन है, डेटर, डेटर। और बेटा डेटर मेरी एसेट्स होती है जिससे मुझे पैसे मिलने वाले हैं, और एसेट्स का जो नेचर है वो डेबिट होता है। तो बेटा मैं यहां पर डेटर को डेबिट कर दूंगा, एक तो ये रूल है। या फिर मैंने एक बात और बताई थी, मैंने कहा बेटा मैंने माल बेचा, पैसे आने चाहिए थे, अगर पैसे आते तो आप क्या करते, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। तो मैंने आपको यह समझाया था कि जहां कैश और बैंक रखा जाता है, अगर कैश या बैंक नहीं आया तो फिर बेटा उस जगह फिर पार्टी को बिठा देंगे, पार्टी को। तो अगर कैश आता तो मैं एंट्री बनाता कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। अब कैश तो आया नहीं, तो पार्टी का नाम लिख देंगे कि पार्टी मुझे तुमसे पैसे चाहिए, तुमसे पैसे चाहिए, इस तरह से समझ लीजिए। या फिर एक बात और सुन लो बेटा, एक बात और सुन लो, बड़ी बढ़िया। जर्नल एंट्री का रूल में तुमने सीखा है, रिसीवर इज द डेबिट, रिसीवर इज द डेबिट। मैंने अपना माल उधार बेचा, अरे किसको बेचा, डेटर को बेचा। मेरे माल को कौन रिसीव कर रहा है, डेटर रिसीव कर रहा है, तो रिसीवर इज द डेबिट। आप कहोगे सर जी आपने तो ये डेबिट वाला रूल 3 तरीके से बता दिया। यस बेटे, एक ट्रांजैक्शन को हम 2-3 एंगल से समझ सकते हैं, तो हर प्रकार से समझिए कि यहां पर